बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 29 जनवरी पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह और आज से मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 61। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि एक और एक्सक्लूसिव खबर है जो पंजाब से मुतल्लिक है और जाहिर है चौधरी निजामुद्दीन से मुतल्लिक है, जिसमें मैंने कहा था कि बाजी मरियम ने मुकम्मल हाथ खड़े कर दिए हैं और यह कहा है कि मुझे चीफ मिनिस्टर रहने दो, बाकी जिस चीज़ पर मर्जी कब्जा कर लो। और अब हर चीज़ पर कब्जा करने का मुकम्मल प्रोग्राम जो है वो बनाया गया है। तो सबसे पहले तो आपके सामने ये खबर रखेंगे। एक और बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, बहुत ही मेगा स्टोरी है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। जब हम वो खबर आपके सामने रखेंगे पूरा सिस्टम हिल के रह जाएगा। हमें 1-2 दिन दरकार है, उसके ऊपर कुछ मजीद काम हो रहा है, लेकिन अब तक की शायद सबसे बड़ी खबर आपके सामने हम वो ब्रेक करेंगे। तो पहले चलते हैं, ये खबर जो सबसे पहले आपके सामने पंजाब से रखनी है। एक तो आपको पता है कि एक डिपार्टमेंट है जो इंसदादे मंशियात का एक कौमी इदारा है, उसमें तो एक ब्रिगेडियर साहब बैठते हैं। लेकिन इसी तरह का एक इदारा या मंशियात से रिलेटेड जो मामलात हैं उनको हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर जो एक्साइज का डिपार्टमेंट होता है वो अक्सर औकात डील करता है। और ये डिपार्टमेंट जो है ये होम डिपार्टमेंट के नीचे होता है। अब ये जो एक्साइज का डिपार्टमेंट है ये जाहिर है इंसदादे मंशियात या मंशियात से रिलेटेड मामलात को भी डील करता है, और उसके साथ साथ जहन में रखना है कि शराब से रिलेटेड भी तमाम मामलात को यही डील करता है। मीन शराब कहाँ बिकनी है, कहाँ नहीं बिकनी, उस पर टैक्स कितना लेना है, ये जहन में रहे आपको कि जाहिर है बहुत सारे लाइसेंस भी होते हैं शराब के। और शराब वैसे तो पाकिस्तान में ममनुआ है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक इजाज़त है कानून के अंदर कि जो लोग मुसलमान नहीं हैं वो पाकिस्तान में शराब पी भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, ख़रीद भी सकते हैं, लेकिन बेचने के लिए उनके पास परमिट होना ज़रूरी है। मीन जो हुकूमत पाकिस्तान उन्हें लाइसेंस देती है। इसी तरह से फिर बड़े बड़े कुछ होटल्स हैं, कुछ और जगह हैं जिन्हें बाहर से शराब इंपोर्ट करने की भी इजाज़त है। और जाहिर है जैसे मरी ब्रूरी पाकिस्तान के अंदर बनाती है, ये लोग उनसे भी खरीद सकते हैं और आगे बेच सकते हैं। जो इंडिविजुअल्स खरीदते हैं वो अगर मुसलमान नहीं है और वो अपनी आइडेंटिटी दिखाते हैं कि वो मुसलमान नहीं है तो उनको शराब बेची जा सकती है। अब ये जो लाइसेंस हैं शराब के सारे वो भले बाहर से इंपोर्ट होनी है या पाकिस्तान में बनी हुई जो है वो बेचनी है, बड़े पैमाने पर ये जो लाइसेंसेस हैं शराब बेचने के ये भी एक्साइज का डिपार्टमेंट ही देता है। इवन ये जो सिनेमा में आप मूवीज़ देखते हैं इनकी जो टिकटों से रिलेटेड सारे मामलात होते हैं, ये स्टेज ड्रामे और बहुत सारे, इवन क्रिकेट के अगर कोई मैचेस 2 क्लब्स के दरमियान हो रहे हैं, मैं पीसीबी की बात नहीं कर रहा, या कोई और ऐसे मामलात हो रहे हैं जहां पर कॉन्सर्ट्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं, वहां भी सारा कुछ एक्साइज डिपार्टमेंट के ही हाथ में होता है। अब चौधरी निजामुद्दीन साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि हमारे ब्रिगेडियर्स को या कर्नल साहबान को अब आप होम डिपार्टमेंट के अंदर भी बिठाइए। अब जरा एक लम्हे के लिए सोच लीजिए कि अगर कोई मेजर साहब या कर्नल साहब को यहां पर डीजी एक्साइज बनाकर बिठा दें तो फिर पंजाब के भी सारे मामलात जो हैं वो यहीं से देखे जा सकते हैं। हाल ही में आपने एक खबर सुनी थी कि गालिबन 1970 के बाद या 71 के बाद या 75 के बाद को तकरीबन 50 साल के बाद पाकिस्तान में इजाज़त दी गई है शराब को एक्सपोर्ट करने की। मरी बरूरी के अंदर जो शराब के डिफरेंट किस्में बन रही हैं वो अब पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रही है। ये एक जर्मन टीवी की रिपोर्ट थी जो अब से चंद हफ्ते पहले हमने आपके सामने रखी थी। अब मरी बरूरी जो है वो भी जाहिर है पंजाब के अंदर ही है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें देखें तो इससे आपको एक बात का अंदाज़ा होता है कि ये भी एक बिलियंस ऑफ रुपीज़ की इंडस्ट्री है। पाकिस्तान के अंदर कितनी शराब आती है ये तो किसी को मेरा नहीं ख्याल पता होगा, क्योंकि जो लीगली इंपोर्ट होती है वो तो जाहिर है करोड़ों या अरबों में होगी, लेकिन जो इलीगल तरीके से पाकिस्तान के अंदर शराब आती है, मीन जो हुकूमती कागजात में नहीं होती लेकिन बहुत ही महंगी महंगी शराब की एक एक बोतल जो है वो लाखों रुपए की एक एक बोतल होती है, वो लोग दुबई से आते हुए ड्यूटी फ्री शॉप से लेकर आते हैं। आगे पूरी फील्डिंग सेट होती है, पूरे पूरे बैग्स भरे होते हैं या 10-10 बैग होते हैं, और आगे से जो वहाँ पर कस्टम्स के लोग हैं, एक्साइज के हैं, जो इनलैंड रेवेन्यू के लोग हैं वो वहाँ से उन्हें क्लियर करवाते हैं। जो कस्टम का वहाँ जो भी नुमाइंदा होता है या दूसरे लोग होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो एयरपोर्ट से उस बंदे को उसकी बोतलों समेत महफूज तरीके से बाहर निकाले। अब उसमें कई दफ़ा डील तो पैसों की होती है, मंथली जिसे कहते हैं, मीन हर महीने उनको पक्के पैसे मिलते हैं। और जो शराब इंपोर्ट करने वाले हैं वो एयरपोर्ट के अंदर से, मीन दुबई से या जहाँ से भी उन्होंने शराब लानी है, ज़रूरी नहीं दुबई, वो सिंगापुर से भी आ सकती है, वो थाईलैंड से भी आ सकती है, जहाँ से भी वो फ्लाइट पर उतरेंगे उनका सामान बगैर चेक हुए वो बाहर आ जाएगा। और उसके लिए उन्हें हर महीने उस कस्टम के ऑफिसर को या जिसके साथ भी, अकेला कस्टम का ऑफिसर जाहिर है वो पैसे नहीं ले सकता, उसे बांटने पड़ेंगे। वहां पर जैसे मैंने आपको बताया हर एयरपोर्ट के ऊपर भी एएनएफ के लोग बैठे हुए हैं, फौजी वर्दी के अंदर वो मौजूद होते हैं, उन्होंने मिलिट्री का यूनिफॉर्म पहना होता है और वो वहां खड़े होते हैं। आपको याद हो कि जैसे राणा सनाउल्लाह के ऊपर मंशियात का जो केस बना था वो एक ब्रिगेडियर साहब ने बनाया था, क्योंकि एएनएफ जो एंटी नार्कोटिक्स फोर्स है वो फेडरल इदारा है। आपको याद होगा हनीफ अब्बासी के ऊपर भी जो केस बनाया था वो भी फौजी अफसरान ने बनाया था, क्योंकि वहां पर सब कुछ यूनिफॉर्म में है और फौजी अफसरान जो हैं वो उसको हैंडल करते हैं, कंट्रोल करते हैं। मखदूम शहाब शायद उनका नाम था, पीपल्स पार्टी के, उन पर भी उन्होंने केस बनाया था। यूसुफ रजा गिलानी के बेटों पर भी उन्होंने केस बनाया था। तो वो जो एएनएफ है
वो तो भरपूर तरीके से ऊपर फौजी एहलकारों के पास है। अब जो पंजाब के लेवल पर है वहां पर भी ख्वाहिश का इजहार किया गया है कि ये हमें दे दी जाए और हमारे लोग जो हैं वो यहां पर बिठाए जाएं। जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया कि अगर यहां पर मामला बिठा दिए गए तो फिर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, लेकिन जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि फिर फिल्म से लेके, कॉन्सर्ट से लेके, शराब से लेके, मंशियात तक तमाम चीजें जो हैं वो साहब बहादुर ही डील करेंगे। और आजकल आपको पता है अशराफिया के दो ही शौक हैं, और वो आपको पता है कि हराम का पैसा कमाना और दब के पार्टी करना। अब पार्टी करने के लिए एक तरफ तो वो गाने हैं जिनको बैन कर दिया गया है, लेकिन अशराफिया की महफिलों में नहीं, वो तो आम आदमी ट्रैक्टर पर सुनेगा, घर में सुनेगा, तो वो उन्होंने बैन की लिस्ट में डाल दिए, उन पर पर्चा हो जाएगा। लेकिन अशराफिया जो मर्जी करेगी, दब के टुन होगी, सिस्टम ही पूरा टुन है, तो अशराफिया भी टुन होगी, तो उसमें जाहिर है फिर शराब बहुत ज़्यादा चलेगी, मंशियात का भी धंधा होगा। आजकल लाहौर के अंदर, दूसरे बड़े शहरों में कितनी सारी ऐसी पार्टीज होती हैं जहाँ पर ड्रग्स भी मिलती हैं, तो वो सारा धंधा अगर चौधरी साहब की वॉच में होगा तो ये मेरा ख्याल है धंधा भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। आपको याद ही है कि हम जो करते हैं वो मुल्की मुफाद में करते हैं। तो अब ये जो पंजाब गवर्नमेंट से गुजारिश की गई है कि हमें दे दें ये सारा कुछ, अब देखते हैं ये बेल मंडे चढ़ती है या नहीं। यहां पर आपको ये बता दें कि ये कोई पहली दफ़ा ऐसा नहीं हो रहा, माजी में भी ये शौक रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं तो हमारे बहुत ही मोहतरम बुजुर्ग ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब, मुशर्रफ साहब के ज़माने में शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो होम सेक्रेटरी रहे हैं, मेन पंजाब का होम डिपार्टमेंट उनके पास रहा है। तो हम ये सब कुछ पहले भी कर चुके हैं और जाहिर है इसमें तजर्बात हमारे मौजूद हैं, तजर्बेकार हैं हम, और हम दोबारा भी ये करना चाहते हैं। अब आगे अगर कोई चीफ मिनिस्टर ऐसा हो जो अड़ जाए, क्योंकि जाहिर है होम डिपार्टमेंट पूरा दे देना, इसमें असलहा के लाइसेंस भी जारी होते हैं, वो भी बड़े महंगे होते हैं अगर आपने किसी ममनुआ बोर का लेना है, और बहुत कुछ है। चंद चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, बेशुमार चीज़ें हैं जो होम डिपार्टमेंट जिनकी इजाज़त देता है, और वो तमाम का तमाम अब अगर चीफ मिनिस्टर तगड़ा हो तो वो कभी ना दे। अब ये तो फॉर्म 47 पर बैठी हुई हैं, 17 सीटों के ऊपर ये आकर बैठे हुए हैं। तो हमारी इतलात यही है कि बाजी मरियम ने कहा है कि आप ले लीजिए जो भी चीज़ें आपको चाहिए, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के अंदर बहुत रिजेंटमेंट है और वो किसी असूल पे नहीं है। पाकिस्तान में आगे मैं आपके सामने उलमा कराम की हरकत बताता हूँ आपको, तो आपको समझ आएगी कि यहाँ कोई असूल नहीं है, यहाँ धंधा है, गंदा है लेकिन धंधा है। धंधा जिसका ठीक चल रहा है वो कहता है कि जो मर्जी मेरे से ले लो, बयान लेना ले लो, जो करना ले लो, धंधे को हाथ ना लगाओ। तो बाजी ने भी कहा है कि धंधे को हाथ ना लगाएं, मतलब धंधे का यहां पर मतलब ये है कि उनकी सियासत को हाथ ना लगाएं, बाकी मतलब उनको इस सीट पर बैठे रहने दें, उनके जो मामलात हैं वो चलते रहने दें। क्योंकि हम आपके सामने कुछ और भी चीजें रखेंगे अब, और आपको ये पता चलेगा कि कितना बड़ा पैसा खाया गया है। ये जो बसेस पंजाब के अंदर दी हैं बाजी मरियम ने, हमने नाम भी लिया था एक दिन एक सरमद साहब का, अब आपके सामने पूरी डिटेल रखेंगे कि किस तरीके से वहां पर भी इल्जामात हैं कि बहुत सारा पैसा जो है वो खा लिया गया है या खराब कर दिया गया है। वो अगले किसी व्लॉग में रखेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता रहे हैं कि एड़ी चोटी का जोर चौधरी निजामुद्दीन साहब इस पूरे सिस्टम को अपने नीचे लेने के लिए लगा रहे हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, ये तो हो गया। अब अगली खबर जो है, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 8 फरवरी को इस्लामाबाद के अंदर, रावलपिंडी के अंदर प्रिसाइजली जलसे का ऐलान कर दिया। अब रावलपिंडी में क्यों किया आप सोचिए, कहीं और भी कर सकते थे, दिन भी 8 फरवरी का, क्योंकि खदशा यह है कि कहीं पर 8 फरवरी वाले दिन रावलपिंडी की तरफ लोग ना चल पड़े। जाहिर है रावलपिंडी के अंदर आपको पता है चौधरी साहब का पूरा सिस्टम है, तो उन्होंने अपनी सपोर्ट के लिए, मैंने आपको कहा ना कि फजलुर रहमान साहब उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी है, जब जब जनरल्स को उनकी जरूरत पड़ेगी वो अपनी खिदमात पेश करेंगे। मैंने आपको बहुत देर पहले कहा था कि बहुत बड़े बड़े बयान देंगे फजलुर रहमान साहब, लेकिन बाद में गजा जाने वाले मामले पर सबसे बेहतरीन हुकूमत की जां बख्शी यही करवाएंगे, यही कौम को बताएंगे कि इससे ज्यादा अच्छा काम कोई और हो ही नहीं सकता। आपने वो सरसों तली के ऊपर जमती हुई पहले ही देख ली है। फजलुर रहमान साहब ने एक होम्योपैथिक किस्म की तकरीर की असेंबली के अंदर, और उसके बाद टाइम फिश, उन्होंने कोई बात नहीं की कि फौज जानी चाहिए नहीं जानी चाहिए, क्या होना चाहिए, मुकम्मल खामोशी है। लेकिन अब पीटीआई के एहतजाज को खराब करने और कवर देने के लिए जनरल साहबान को और उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी बनते हुए फजलुर रहमान साहब ने 8 फरवरी को ही रावलपिंडी के अंदर जो है वो एक जलसा रख दिया, एंड उसी दिन लाहौर के अंदर नून लीग ने बसंत रखी हुई है। तो आप अरेंजमेंट इनके देखें, इनके जो शौक हैं वो देखें, और फजलुर रहमान साहब की जो उनकी खिदमात हैं वो देखिए, क्योंकि पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी हुई है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने, अचकज़ई साहब ने और अलामा राजा नासिर अब्बास साहब ने, और उसको फेल करने के लिए अब मेरा तज्ज़िया है कि फजलुर रहमान साहब ने सर पे पटका बांधा है और उन्होंने कहा है कि मैं आपकी ये खिदमात आपके लिए अंजाम दूंगा। अब जो हज़ैफ़ा रहमान है जो इस वक्त शहबाज शरीफ के मुशीर हैं, उन्होंने ये कहा है कि 8 फरवरी को मौलाना फजलुर रहमान हमारे खिलाफ नहीं निकल रहे, ये पीटीआई के खिलाफ निकल रहे हैं, क्योंकि केपीके के अंदर पीटीआई ने उनसे सीटें छीनी है या मैंडेट छीना है, वो उनके खिलाफ निकल रहे हैं। हालांकि हज़ैफ़ा रहमान को पता है कि ना वो पीटीआई के खिलाफ निकल रहे हैं, ना वो नून के खिलाफ निकल रहे हैं, वो जर्नल्स के साथ निकल रहे हैं। जाहिर है जर्नल्स की इस वक्त जो पॉलिटिकल मुखालफत है वो पीटीआई के साथ खिलाफ है, तो इसलिए उनकी जो मुखालफत है वो पीटीआई के साथ पड़ी हुई है। तो उस वजह से आप ये कह सकते हैं कि फजलुर रहमान साहब पीटीआई के खिलाफ निकलें। अगर आज जर्नल्स उन्हें कह दें कि आप पीटीआई के साथ निकल पड़ें, मीन पीटीआई को सपोर्ट कर दें, तो फजलुर रहमान साहब पीटीआई को सपोर्ट कर देंगे। आज जर्नल्स उन्हें बता दें कि नेतन्याहू के नारे मार दें, वो नेतन्याहू के फजाइल कौम को बता देंगे। तो इसलिए ये किसी के हक में या खिलाफ नहीं है, ये तो जर्नल्स के खिलाफ वो निकल रहे हैं। आगे चलते हैं।
राणा सनाउल्लाह साहब ने भी यही कहा है कि फजल रहमान साहब जो हैं वो पीटीआई के खिलाफ यौम स्याह मना रहे हैं, जिस पर मोहम्मद मालिक साहब ने टेलीविजन पर कहके लगाए। उन्होंने कहा पहले आदमी हैं जो हमें बता रहे हैं कि फजल रहमान साहब पीटीआई के खिलाफ निकल रहे हैं। लेकिन अगर आप मालिक साहब गौर करें तो बात तो उनकी दुरुस्त है, ये पीटीआई के ही खिलाफ निकल रहे हैं, लेकिन केपी में नहीं, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर। आगे चलते हैं। पार्लिमानी कमेटी पार्लियामेंट के अंदर एक बहुत बड़ी नशिस्त हुई, जिसमें मर्द मोमन मर्द हक ज़ियाउल हक मरहूम के साहबजादे इजाजुल हक साहब ने कमर बांधी। उन्होंने जैसे घोड़े पे सिपा सलार बैठते हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर सिपा सलार बने बैठे वो, और उन्होंने बड़ी तंदही से इस बात की रिक्वायरमेंट की कि पार्लिमानी एक कमेटी होनी चाहिए, उनकी साथ बेगमात होनी चाहिए, उनके बच्चे होने चाहिए, उन सबको एक सरकारी उम्रा करना चाहिए, उन सबको रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पर हाज़िरी उनकी यकीनी होनी चाहिए, उसके साथ उनके अहलो याल सब होने चाहिए पार्लियामेंट वालों के, और इस सब के पैसे जो हैं वो सरकार को देने चाहिए। जी हाँ, दुरुस्त सुन रहे हैं। तो पार्लियामेंट की कमेटी ने यह फैसला किया है कि शुरू में फैसला हुआ कि 7 मेंबर्स जाएंगे, और वो जो 7 मेंबर्स होंगे उनके अहलो अयाल भी होंगे, उनकी टिकट्स का खर्चा, उनके होटल्स का खर्चा, और फिर यह भी डिसाइड हुआ कि वहाँ खाने पीने का खर्चा जो है वो भी सरकार को ही अदा करना चाहिए। फिर मर्द मोमन मर्द हक ज़ियाउल हक के साहबजादे ने कहा, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके वाले साहब ने पाकिस्तान को कम नुकसान पहुंचाया, तो अब वो जो रह गई है कसर, वो उनकी जिम्मेदारी अब इजाजुल हक साहब पूरी कर रहे हैं। तो इजाजुल हक साहब ने यह फरमाया कि 7 की बजाय नंबर 10 कर दें, मीन 10 खानदान जो हैं अहलो अयाल बेगमात और बच्चों के साथ वहां जाएं, और तमाम खर्चा हुकूमत पाकिस्तान मतलब कि आवाम, आम आदमी, आम आवाम अदा करे टैक्स के पैसों से, और इनकी वहां पर हाजिरी भी हो, इनकी उम्रें भी हों, और फिर ये क्योंकि दुआ मांगेंगे कौम के लिए, खुद तो कौम दुआ मांग नहीं सकती, दुआएं भी तो अल्लाह मियां ने इनके हिसाब से सिर्फ इन्हीं की कबूल होनी है। फिर यह भी फैसला किया कि जो खतीब हैं, इमाम मस्जिद साहब हैं, जो इमाम साहब हैं पार्लियामेंट हाउस की जामे मस्जिद के, उनको भी साथ गाइड के तौर पर जाना चाहिए, क्योंकि आप समझें वो गाइड के तौर पर नहीं जाएंगे तो ये तो कहीं भटक जाएंगे ना, भटक गए तो दुआ ठीक नहीं कर सकेंगे, दुआ कबूल ना हुई तो पाकिस्तान का नुकसान हो जाएगा पूरी कौम का। तो ये जनाब एक और अरेंजमेंट है, लेकिन क्योंकि ये पहली दफ़ा तो नहीं है, यहाँ पर कोई एक सरकारी हाजी या सरकारी हाजन है, बहुत सारे लोग हैं जो भाषण देते हैं यहाँ पर असूलों के, लेकिन उनको मैं तो ये कहता हूँ कि इनका बस चले, यकीन करें तो ये कफन भी जो है वो अवाम के पैसों से ही खरीदें, उससे भी पीछे ना जाएं, और हो सकता खरीदा भी जाता हो, अल्लाह ही खैर करे। ये रोजनामा जंग की खबर है, राणा गुलाम कादर ने इसे फाइल किया, जो हम आपके सामने रख रहे हैं। अगली सुन लीजिए। 25,000 वजीफे के जो फवायद हैं वो आपको बताते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि जर्नल्स की आपने सूरत हाल तो देख ली, हमने रूडा की सूरत हाल भी आपके सामने रखी, पहले बंडल आइलैंड की सूरत हाल भी आपके सामने रखी, अब आपको एक और स्टोरी हम दे रहे हैं जो आज हमने बताई, पंजाब का होम डिपार्टमेंट वो चाहिए हमें, उसके अंदर जो इंसदादे मंशियात और शराब खाने और वो सारा कंट्रोल है वो भी चाहिए। तो वो तो आपने देख ली, तो अब उलमा कराम की भी देख लें, आपको पूरा मुल्ला मिलिट्री अलायंस जो है वो समझ आ जाए। लेकिन यहाँ आपने एक गलती नहीं करनी, पाकिस्तान का जो फेक लिबरल है ना, फैं क्लास है, वो सारी उम्र हमें ये मुल्ला मिलिट्री अलायंस बताते रहे, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं फेक लिबरल ने भी फिट होना है, उनका भी मिलिट्री अलायंस है पूरे का पूरा। जितने फेक लिबरल हैं वो भी जम के फौजी जनरल्स के साथ काम करते हैं, सिर्फ उनका रेट पूरा लगे। फौजी जनरल्स पहले उनका रेट ठीक नहीं लगाते रहे, तो हमें ऐसा ही लगा था कि ये लेफ्टिस्ट वाकई ही एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन फिर हमारी फौज बड़ी प्रैग्मेटिक है, उनको चीजें समझ आ जाती हैं हमारे जनरल्स को। उन्हें लेट समझ आई काफी इनके साथ रौला शौला लड़ाइयां शड़ाइयां लड़ने के बाद कि भाई इनको भी इनका हिस्सा दो और चुप करवाओ। बस फिर उन्होंने हिस्से देने शुरू कर दिए, और उसके बाद जितने फैं क्लास थे लिबरल्स थे वो आज फौजी दोनों के ऊपर, फौजी बैंड के ऊपर वो भी धमाले डाल रहे हैं। तो इसलिए अब ये सिर्फ मुल्ला मिलिट्री अलायंस कहना मुनाफकत होगी, ये इस चीज की निशानी होगी कि आपको सिर्फ मजहबी कुव्वतें बुरी लगती हैं, आप सिर्फ उलमा कराम को निशाना बनाना चाहते हैं, आपको मजहब से मसला है इसलिए मुल्ला मिलिट्री अलायंस कहते हैं, वरना हालांकि ये फैं लिबरल्स, मुल्ला और मिलिट्री, ये पूरा जो जुमला है वो ये बनता है, ये वो अलायंस है। लेकिन बहरहाल यहां उलमा कराम की इस वक्त बात हो रही है, तो आगे सुन लीजिए। हुकूमत और अस्करी क़यादत की अमन पसंद पॉलिसियों को सराहते हैं, तहसीन करते हैं, इसकी हम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं इसे। ये किसने कहा है? चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल अलामा डॉक्टर राग़ब हुसैन नईमी। जी, ये वही राग़ब नईमी साहब थे जिन्होंने अगले मोर्चों पर जाके वतन अजीज़ का दिफा करना था, उसकी नज़रियाती और उसकी मजहबी सरहदों का। लेकिन राग़ब नईमी साहब जो है वो बाकी तमाम उलमा की तरह वो भी दब गए हैं, वही वो जो 70,000 उलमा के वजीफे लगे हैं उसके अंदर दब गए हैं, और उन्होंने सताइश करने में ही गनीमत जानी है। लेकिन अगर यहीं पर कोई गरीब आदमी के ऊपर झूठा भी इल्ज़ाम लग जाए किसी किस्म का, शराब पीने का कोई और, ओहो हो फतवे देखिएगा, ऐसे जानदार किस्म के फतवे निकलेंगे कि मैं कहूँगा तबाहियाँ मचा देंगे। और अगर आज जनरल इनको आंख मार दें तो ये मरियम नवाज साहबा की जो हुक्मरानी होगी उसको जाली करार दे देंगे। आपको यकीन नहीं आ रहा, मौलाना आज़ाद आजकल उनके बेटे जो हैं वो बादशाही मस्जिद के खतीब हैं, वो भी मौलाना आज़ाद जिनकी हम बात कर रहे हैं वो भी बादशाही मस्जिद लाहौर के खतीब थे। उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहबा का निकाह भी तोड़ दिया था,
और उनसे जो लोग मिलेंगे उन्होंने कहा मैं कुरान को गवाह बनाकर कहता हूं वो पक्का जहन्नम में जाएंगे। मतलब उनका कसूर सिर्फ ये था कि वो एक खातून थी, लेकिन उस वक्त जाहिर है जर्नल्स ये कहलवाना चाहते थे। आज जर्नल्स कहते हैं कि औरत की हुक्मरानी सबसे बेस्ट है, तो आज हमारे उलमा कराम भी वही बात कहते हैं। यकीन नहीं आता तो उस वक्त के जो उलमा कराम क्या फरमाते थे, सुन लीजिए। ये नजीर साहिबा इस्लाम से खारिज हो गई हैं, उनका निकाह टूट गया है। अगर वो तौबा नहीं करती तो कतई तौर पर वो इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकती और मुसलमान नहीं समझी जा सकती। अब जो शख्स उनको मुसलमान समझकर उनसे सियासी, समाजी, अदबी, इंतखाबी ताउन करेगा वो इस्लाम से खारिज है। मैं कुरान सर पर उठाकर कहता हूं कि वो जन्नत में जाएगा। अब आगे चलते हैं, अगली खबर आपके सामने रखते हैं। तो ये तो आपने सूरत हाल देख ही ली। अगली खबर ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के जेम स्टोन और नेचुरल रिसोर्सेज जो है अरबों डॉलर के हैं। ये सिस्टम ही नहीं बनाया गया कि मार्बल कौन निकालेगा। मार्बल वो निकालेगा जिसका जोर चलता है, जिसके पास ताकत है, वो पहाड़ों को काटकर मार्बल ले जाएगा। क्या इटली में ऐसा करने की इजाजत है? अता तारिर साहब फरमा रहे हैं। अब एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से ये कोशिश नहीं करते। इनको ये क्यों समझ नहीं आती कि आप सब पंजाबी हैं, मैं भी पंजाबी हूं। जब आप खैबर पख्तूनख्वा के मिनरल्स की बात करते हैं तो ये आपकी फुफ्फो के हैं। आपकी पार्टी के अंदर ही लोग खैबर पख्तूनख्वा से हैं, लेट देम टॉक। आप क्यों सुबाइयत को हवा दे रहे हैं? पहले ही जो कुछ आपने कर रखा है छोटे सूबों के साथ, मेरा अपना सूबा पंजाब है, लेकिन जो कुछ हम लोगों ने कर रखा है, पहले ही लोग बहुत ज्यादा रंजीदा हैं। ऊपर आप इस तरह की मदहोशी में बातें करते हैं, फजूल बकवासियात करते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं है, और जानबूझ के इंस्टिगेट करते हैं सुबाइयत। इस बात की मुझे समझ नहीं आती। अच्छा जी, आगे मरियम साहबा का एक लतीफ़ा आपको सुनवाना है। वो पहले आप सुनेंगे तो आपको समझ आएगी, क्योंकि मैंने कह दिया तो आपको समझ नहीं आनी। ये जरा सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा है। पाकिस्तान की अगर किसी भी तरह की एक्सपोर्ट हमने बढ़ानी है, सबसे बेहतरीन एक्सपोर्ट तो हमारे ब्रिलियंट ब्रेन्स हैं जिनको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपने सुन लिया, उन्होंने कहा कि ये जो ब्रिलियंट माइंड्स हैं हम इनको बाहर भेजेंगे तो हमारी एक्सपोर्ट में तरक्की होगी। इनके भैया ने भी यही कहा था। ये ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन गेन है। आपको यकीन नहीं आ रहा? सुन लें। कहा जाता है कि the brain drain which is taking place in Pakistan. Oh, come on, is it just the brain drain? Is it not the brain gain which has taken place? सुन लिया, ये जो बहन भाई हमें मिले हैं, ये जो बहन और भाई हमें मिले हैं दोनों, इन्होंने एक नई ही इकॉनमी इंट्रोड्यूस करवा दी है कि जो आपका ज़हीन तरीन तबका है उसको दूसरे मुल्कों में भेजने, तो ये आपकी एक्सपोर्ट में तरक्की हो गई। शुक्र करें ये डब्बों में बंद करके नहीं भेजते सबको। तो एक तो बाजी हमारी पढ़ी लिखी नहीं, ऊपर से उन्हें मत नहीं है, कोई देता भी नहीं है। बाजी अगर सिर्फ खामोश रहे ना, मेरा उनको मशवरा ये है, शक्ल सूरत चले अल्लाह ने अच्छी दी हुई है, खामोश रहे ना अगर सिर्फ, वो अलग बहस है कि लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये सर्जरी करा दी, वो करा दी, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन सिर्फ अगर खामोश रहे तो यकीन करें फिर भी कुछ ना कुछ नंबर 100 में से चलें पास ना भी हों, कोई ना कोई नंबर तो मिल ही जाएंगे। जैसे ही बोलती हैं, जैसे ही माशाल्लाह से मुंह खोलती हैं, तो ऐसा खोलती हैं कि लोगों को फौरन समझ आ जाती है कि इनकी ना कोई लंदन में डिग्री है ना पाकिस्तान में, मतलब बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, कोई समझ नहीं है कि एक्सपोर्ट जो है वो आप ह्यूमन रिसोर्स, वो भी जो सबसे टैलेंटेड है, वो अगर आपके मुल्क से ड्रेन हो रहा है। तो इनके भैया ने भी कहा था कि ये ब्रेन गेन है। और किसको कहा था? वो सामने बिठा के बेचारे वो जो लोसर साहब कार वॉश वाले थे, जो पता नहीं 1000 अरब की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान ला रहे थे, उनको सामने बिठाकर इन्होंने ये कहा था। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अल्लाह इन दोनों की हालत पर, मीन सोच पर जो है वो रहम करे, जिस तरीके का माइंडसेट इस वक्त मुसल्लत हो गया। आगे मरियम साहबा कहती हैं, मैं आपकी माँ आपके साथ चट्टान की तरह खड़ी हूं। पंजाब का नौजवान ख्वाब देखे, मरियम नवाज शरीफ इसको पूरा करेगी। अच्छा जी, मैं एक ऐसे पंजाब का ख्वाब देखती हूं जहां हर चीज पर लिखा हो मेड इन पंजाब। अच्छा जी, फैक्ट्रियां तो फैसलाबाद की सारी बंद हो गई। जो मेड इन पंजाब हो रहा था वो भी आपने बंद करवा दिया, लोगों को आपने चानन करवा दिया हुआ है, लोग भाग रहे हैं। जो किसान हैं, जो मेड इन पंजाब के आलू थे, वो आपको बददुआएं दे रहे हैं, आपका जनाजा निकाल रहे हैं। वो मेड इन पंजाब ही है। आलूओं के ऊपर लिखा नहीं होता, लेकिन उनके डब्बे पर लिखा जा सकता है कि ये प्रोड्यूस हुए हैं पंजाब के अंदर। जो मेड इन पंजाब था उसकी तो आपने तबाही मचा दी है। लेकिन चलें, कह रही हैं रियासत माँ है, कोई इससे गद्दारी नहीं कर सकता। मेरा बस चले तो पंजाब के खजाने का एक एक पैसा नौजवानों पर खर्च कर दूं। ये उन्होंने नौजवानों को बहलाने फसलाने और मैं यही कहूँगा उन्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है। अगली खबर सुनेंगे तो समझ भी आ जाएगी। लाहौर के इलाके भाटी गेट दाता दरबार के करीब माँ बेटी गटर के खुले ढक्कन होने की वजह से गिर गए, और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ नाला था कोई, उसमें गिरे। लेकिन बहरहाल ये रेस्क्यू की टीमें वहाँ पर उनकी तलाश कर रही हैं और अभी तक वो मिली नहीं है। खदशा यही है कि शायद उनकी जान जा चुकी है। ढक्कन नहीं था उस गटर के ऊपर, उस मैनहोल के ऊपर, और उस पर वो गिरी हैं। और अल्लाह करे, अब उनकी हिफाजत से होना तो मुश्किल लगता है, जितनी देर से वो गिरी हैं उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये एक और ट्रेजिडी जो है वो लाहौर के अंदर हुई है। लेकिन जो हमारी फैफे क्लास है वो बुलाकर हम टीवी नेटवर्क के ड्रामों के अवार्ड जहाँ दिए जाते हैं बेस्ट एक्टिंग के, वहाँ पर खड़ा करके हमारी सुल्ताना सिद्दीकी साहबा और दुरेद कुरैशी साहब जो हैं वो इनको अवार्ड दे रहे हैं। और वैसे देना भी चाहिए, बेहतरीन एक्टिंग का बनता तो है बाजी का।
अब तो वो सब कुछ ही, रैंप पे वॉक भी हो रही है, वो मॉडलिंग भी कर रही हैं, जिस तरह की उन्होंने फोटोशूट। अब हमें कोई गैरत और बगैरती के दर्श ना दे, क्योंकि अब ये सारे सबूत सामने आ गए हैं कि बाजी ने खुद तैयार होकर फिल्टर लगा के अपनी वीडियोस, अपनी तस्वीर खुद प्रमोट करवाई हैं। वो खुद एक मॉडल के तौर पर अपनी पर्सनैलिटी को जो है वो प्रोजेक्ट करना चाह रही हैं। वही तजिया हम कर रहे हैं, तो उनको वो बनता तो है, उनका अवार्ड तो बनता है। अच्छा जी, आगे अरशद शरीफ शहीद की बेवा, उनकी बेगम जो है सोमिया अरशद साहबा, उन्होंने ये जो बेहयाई और बगैरती इस वक्त आईनी अदालत के अंदर अरशद शरीफ शहीद के केस के साथ हो रही है, उस पर उन्होंने अब दरखास्त जमा करवाई है। क्योंकि पता चला कि जो आईनी अदालत है वो आज खुद नोटिस वाले काम को बंद करके अरशद शरीफ शहीद की जो कत्ल की केस है उसको बंद कर रही है। हमने पहले भी आपको बताया था कि बेसिकली इन्होंने आला तरीन अदालत से इस केस को मुकम्मल बंद करवाना है, क्योंकि इसमें कोई पकड़ा ना जाए। याद कीजिए, अरशद शरीफ शहीद की वालिदा जो अब वफात पा चुकी हैं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लिख के दिया था कि मेरे बेटे के कातिल जो हैं वो जनरल बाजवा, जनरल नदीम अंजम और साथ उन्होंने 5-6 और मिलिट्री के आला ऑफिशियल्स के नाम लिख कर दिए थे कि इन लोगों ने मेरे बेटे को कत्ल किया है। तो अब ये इंतजाम हो रहा है कि इस पूरे केस को बंद कर दिया जाए, आला तरीन अदालत से बंद करवाया जाए, ताकि दोबारा इसकी कभी इन्वेस्टिगेशन ना खुले। उनकी बेवा ने यह दरखास्त दी है कि इस कत्ल की आज़ादाना तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए और इसको मुनज़्ज़म तरीके से इस कत्ल की जो तहकीकात की जाए, क्योंकि जुडिशल कमीशन पहले कत्ल से पहले धमकियां, फिर मुनज़्ज़म अंदाज में दर्ज मुकदमात, अदारा जाती रवाबत की तहकीकात, मीन जो कुछ उस वक्त के मिलिट्री ऑफिसर्स कर रहे थे, और इस कत्ल में मुलव्वस तमाम लोगों को सामने लाए। ये अब उनकी बेवा ने जाकर वहाँ पर कीनिया में मौजूद मुल्ज़मान की पाकिस्तान में जायदादें जब्त की जाए, क्योंकि कीनिया में भी मुल्ज़मान मौजूद हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया, तो लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसकी वजह यही है कि ये सब कुछ दबाना चाहते हैं। अच्छा जी, आगे जो खबर थी इमरान खान साहब की जो उधर पिम्स में लाने की, उसको अब हामिद मीर साहब ने भी कंफर्म किया है। मतलब उस खबर की कंफर्मेशन अब डॉन ने भी कर दी है, हामिद मीर साहब ने भी कर दी कि उन्हें पिम्स लाया गया। तो कहा यही जा रहा है कि उनका जो आय का ट्रीटमेंट था वो पिम्स में लाके करवाया गया। इतना ही अभी फिलहाल पता है, लेकिन ये बहुत ही एक बेहिसी की बात है। मैंने पहले भी कहा कि ना इमरान खान साहब की फैमिली को बताया गया, ना उनके वोटर सपोर्टर को, ना आम आवाम को, ना उनकी पार्टी को, और ये सारा ट्रीटमेंट उनका जो है वो पिम्स में करवाया गया। अब तमाम बड़े बड़े सहाफ़ियों ने इसके ऊपर बात की है। इस पर हम मजीद भी बात करेंगे, अगले व्लॉग में करेंगे सुबह के, क्योंकि कुछ और चीज़ें सामने आ रही हैं, उन पर भी हम इस पर तसल्ली के साथ इंशाल्लाह बात करेंगे। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।